हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर आप सभी का महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। और आज का हमारा जो सेशन है वो सभी बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग की एक विशेष रणनीति कि किस प्रकार से जो बच्चे 2021 और 2022 की मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं उनको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स को हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं बच्चों कि ये जो ज्योग्राफी का विषय है यहाँ पर हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बस इस एक विशेष रणनीति हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको बहुत सारे फॉर्मेट बताने वाला हूं कि हम एक विशेष प्रकार के फॉर्मेट यदि समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं, चाहे फिर वो 3 मार्कर हो या 5 मार्कर हो या फिर 11 मार्कर हो। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मुख्य रूप से कि हमारे सामने जो है 3 मार्कर के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर ये एक पूरा फॉर्मेट है हमारी जो हमारी आंसर पुस्तिका रहेगी, इसमें हमें क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो यहां पर देखिए गिने चुने शब्दों पे हमें लिखना है। और ये जो 3 मार्कर है ये अपने आप में एक आर्ट है लिखना कि आप इसको कैसे 10 शब्दों में, अगर मैं बात करूं आपसे 10 शब्दों में हमें यहां पे लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है मैं आपसे चर्चा करता हूं मैदान को लेकर। मैदान जो हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, मैदान हमारे सिलेबस में चूंकि दिया गया है पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां, झीलें, हिमनद, ये सारे क्वेश्चंस मतलब आपसे 3 नंबर पूछ सकता है। कोई भी टॉपिक आपसे एज इट इज जो सिलेबस में दिया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब इन 3 मार्करों को हमें कैसे डील करना है, तो याद रखिएगा बच्चों हमारे सिलेबस में ये जो सभी दिए गए हैं आप अगर याद रखें तो यहां पर ये भू संचलन का एक टॉपिक हम पढ़ते हैं और यहां पर याद रखना ये सभी द्वितीयक उच्चावच की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक उच्चावच की। हमारे पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, जैसा कि आपको पता है, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीयक उच्चावच और तृतीयक उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच के अंतर्गत आपके महाद्वीप और महासागरों को काउंट करते हैं हम लोग, और द्वितीयक उच्चावच में हम पर्वत, पठार, मैदानों को काउंट करते हैं। ठीक है, तो बस अब हमारे सामने मैदान दिया गया है तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए, ये द्वितीयक उच्चावच है। तो पहला पॉइंट आप देखो सिंपल में बताना, द्वितीयक उच्चावच। याद रखिएगा जब भी हम 3 मार्कर लिखें तो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है। कुछ बातें जो विशेष रूप से याद रखनी है कि हमें कोई भी सेंटेंस नहीं बनाना है। सेंटेंस बनाने से क्या होगा, हम अपनी बात को शॉर्ट तरीके से नहीं कह पाएंगे, इसलिए हमें बुलेट पॉइंट्स में इन चीजों को लिखना होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या जाएगा कि ये द्वितीयक उच्चावच होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं इस प्रकार से, और आगे हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, अब एग्जैक्ट हम बताएंगे मैदान होता क्या है। तो मैदान एक समतली संरचना होती है। क्या होती है बच्चों? एक समतली संरचना होती है। तो हम यहाँ पे बता देना समतली संरचना, समतली संरचना। ठीक है, तो ये भी हमारा तैयार हो गया। एक चीज और याद रखना, जैसे कि अभी क्या है, देखो हमारे सामने यहाँ पर 3 लाइन दी गई है, तो चाहे तो आप इसको ऊपर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उससे क्या होगा आपको एक और एडिशनल लाइन लिखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपसे कहूं तो यहां पर हम जो है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक एडिशनल लाइन को ले सकते हैं तो और भी काफी हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहां पर आप यहां से लिख सकते हैं द्वितीयक उच्चावच, कॉमा लगा देना, समतली संरचना। द्वितीयक उच्चावच होता है, समतली संरचना होती है। फिर देखो अगला पॉइंट हमें बताना चाहिए मैदान के बारे में, तो मैदान हमारा धरातल से कितना ऊंचा होता है ये भी तो बताना पड़ेगा, या हम कहते हैं सागर तल से कितना ऊंचा होता है। तो आप बताना सागर तल से 150 मीटर ऊंचा। ये पॉइंट भी आप लिख देंगे कि सागर तल से लगभग लगभग जो है ये 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, तो 3 बेसिक पॉइंट आपके आ गए कि भाई ये द्वितीयक उच्चावच होता है, समतली संरचना होती है, ठीक है, सागर तल से 150 मीटर की क्या होती है, ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बताना चाहिए,
ये आपका अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, ये दो प्रकार का होता है, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। देखो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सीधे सीधे, और यहां पर हम उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक होता है। फिर आपको बताना पड़ेगा क्या, इसका महत्व। एक पॉइंट महत्व का बता देना। महत्व में क्या बताएंगे, महत्व बता देना, ये उपजाऊ होता है। ये क्या होते हैं आपके, उपजाऊ होते हैं, है ना, खाद्यान्न भंडार होते हैं। फिर इसका एक एग्जांपल लिख देना, गंगा मैदान, गंगा का मैदान। तो देखो सारे बिंदु हमने यहां पे कवर कर दिए, सारे बिंदु हमने यहां पे कवर कर दिए बच्चों। यानी कि यहां से हमने बता दिया बेसिकली कि ये द्वितीय उच्चावच होता है, ये समतली संरचना होती है, सागर तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, अपरदनात्मक निक्षेपात्मक हो सकते हैं। ठीक है, ये महत्व की बात में उपजाऊ होते हैं, खाद्यान्न के भंडार होते हैं, और गंगा का मैदान इसका क्या है, उदाहरण है। तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना चाहिए। और यदि इसको अगर अपन सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखते तो बड़ी समस्या हो जाती कि धरातल पर स्थित ऐसे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो मुख्य रूप से सागर तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, है ना, तो ये यहां पर पूरी हमारी बात ही खत्म हो जाती और हम पॉइंट्स को नहीं मेंशन कर पाते। तो यहां पर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है कि 3 मार्कर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारा 3 मार्कर कुछ इस प्रकार से डिलीवर होना चाहिए कि एग्जामिनर उसको अच्छे से सारे बुलेट पॉइंट्स को देखकर नंबर मैक्सिमम रूप से दे सके। यानी हमारी कोशिश ये रहे कि हम 3 में से 3 नंबरों को ले पाए। तो 3 में से 3 नंबर लेने का हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा कि हमारा 3 मार्कर 360 डिग्री एंगल पे लिखा जाए। मैं अपने 3 मार्करों को 360 डिग्री एंगल इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां पर हम सभी डायमेंशन को कवर करें, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में कवर करें। बुलेट पॉइंट्स का मतलब यही है कि सेंटेंस फॉर्मेशन ना बनाते हुए हमें छोटे छोटे बिंदु जो उसके हो सकते हैं वो हमें लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब यही फॉर्मेट आप जो है, अगर मैं आपसे कहूं यही फॉर्मेट जो है आप जो है एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो जैसे एग्जाम में हमारे पर्वत आ जाए, सुनना ध्यान से आप लोग। अब हम इसको, मैं इसी फॉर्मेट से आपको और भी क्वेश्चन जो है ब्रेक करके बता देता हूं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मान के चलो हमारे एग्जाम में पर्वत आ जाए 3 नंबर में, है ना, तो अब पर्वत आ जाए तो पर्वत के बारे में पॉइंट क्या लिखेंगे, सेम रहेगा। द्वितीय क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, उच्चावच होता है। द्वितीय क्या होता है, ये उच्चावच होता है। ठीक है, अगली बात करें तो शीर्ष नुकीला और ढाल तीव्र। तो याद रखना पर्वत का शीर्ष कैसा होता है, नुकीला होता है, ये ढाल कैसा होता है, तीव्र होता है। ऊंचाई, ऊंचाई लगभग 1000 मीटर, सागर तल से लगभग 1000 मीटर क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपका मेंशन हो जाएगा। फिर आप बता देना प्रकार, तो पर्वत जो है बलित भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत भी हो सकता है। ये हमने प्रकार बता दिए, तो यहां पर ये पॉइंट्स भी आ गए हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहां पर लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एक और, तो पर्वत का महत्व लिख सकते हैं, महत्व। ये जलवायु निर्धारक होते हैं, और वर्षा हेतु अनुकूल होते हैं। यानी किसी भी जितने पर्वत होंगे तो वहां पे वर्षा कराने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहां पे बता सकते हैं, और उदाहरण लिख देना, उदाहरण जैसे हिमालय, जैसे हिमालय। तो देखो वही फॉर्मेट था, हमने इसको लिख दिया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमारी जो 3 मार्कर में हमारे पर्वत पठार मैदान जो दिए गए हैं वो इस प्रकार के फॉर्मेटों से हम इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके सिलेबस का जो पहली लाइन जो दी गई है, पर्वत पठार मैदान नदियां झीलों के अंतर्गत, तो उसमें हमने इस फॉर्मेट से कवर किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सिलेबस में एक और टॉपिक दिया गया है, महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना। और ये महत्वपूर्ण घटनाओं में आप देखेंगे तो हमारे सिलेबस में भूकंप दिया गया है, ज्वालामुखी दिया गया है,
चक्रवात दिया गया है, बात क्लियर है, सुनामी दी गई है। तो इस प्रकार के जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस मतलब टॉपिक दिए गए, तो यहां से भी तो 3 मार्क का एज इट इज दे सकता है, वो बिल्कुल देता भी है। तो इसी में से एक और प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं कि अगर हमारे सिलेबस में जो चक्रवात दिया गया है, तो चक्रवात 2 प्रकार का होता है। चक्रवात की अगर मैं बात करूं 2 प्रकार का होता है, कितना, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो अब जैसे मान के चलो हमें एग्जाम में चक्रवात लिखनी आ जाए, क्या लिखनी आ जाए, चक्रवात, एग्जाम में हमारे चक्रवात लिखनी आ जाए, तो हम उसको 3 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब सीधी सी बात है, चक्रवात को हमें फिर से परिभाषा इसकी नहीं लिखनी चाहिए, 3 मार्कर पूछा गया, डायमेंशंस क्रिएट करना चाहिए जिससे हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको बड़ी सिंपल वे में लिखूंगा कि चक्रवात के बारे में, देखो जैसे यहां पर ये लाइन दी गई, तो पहले चक्रवात को ही लिखकर बता देता हूं, है ना। तो याद रखना चक्रवात का मतलब क्या होता है, पहले इसको बेसिकली आपको पता है, चक्र का मतलब होता है घूमना, और बात का मतलब होता है वायु। तो वायु का घूमना एक चक्र की भांति क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। लेकिन अगर इसको हम एकदम टू द पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे, वायु का अस्थिर चक्रीय परिसंचरण, है ना। तो बहुत सिंपल है, ये चक्रवात क्या होता है, एक अस्थिर चक्रीय परिसंचरण होता है, परिसंचरण होता है। तो चक्रवात क्या होता है, वायु का एक अस्थिर चक्रीय परिसंचरण होता है। चक्री मतलब गोलाकार आकृति में घूमना, परिसंचरण मतलब वायु का प्रवाह, और अस्थिर मतलब कुछ समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट हो। तो अस्थिर चक्रीय परिसंचरण, वायु का एक अस्थिर चक्रीय परिसंचरण क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए चक्रवात के बारे में, दूसरा पॉइंट हमें लिखना चाहिए 2 प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय। तो हम लिख देंगे प्रकार, उष्ण एवं शीतोष्ण, उष्ण एवं शीतोष्ण, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, उष्ण एवं शीतोष्ण ये 2 प्रकार का होता है। फिर अगली पॉइंट हमें इसमें थोड़ा सा बताना चाहिए चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात जो है वो आप याद रखना, ये भी या ओ आकार का हो सकता है। आकृति किसकी क्या कैसी हो सकती है, इनकी भी आकार के भी हो सकती है और ओ आकार के भी, बात क्लियर है, जिन्हें अंडाकार आकृति भी हम कह सकते हैं। तो भी और ओ आकृति की हो सकते हैं हमारे चक्रवात। ठीक है, फिर इसमें एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर, ये क्या होते हैं बच्चों, ये विनाशकारी होते हैं। इफेक्ट की बात करें, वर्षा हेतु उत्तरदायी, तो ये विनाशकारी होते हैं, और वर्षा हेतु क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो चक्रवात आपको पता ही है, ये बहुत ज्यादा वर्षा कराते हैं जिन क्षेत्रों में आते हैं, और ये क्या होते हैं आपके विनाशकारी भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टॉर्नेडो है, बिली बिली है, ये ऐसे चक्रवात है जो बहुत ज्यादा विनाशकारी भी माने जाते हैं, बात क्लियर है। तो ये आपके विनाशकारी होते हैं, और कैसे होते हैं आपके, ठीक है। याद रखना, यदि मैं बात करूं चक्रवातों के बारे में, तो दिशा, इनकी डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। तो यहां पर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे बेसिकली आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा चक्रवात के बारे में क्लियर हो जाएगा। चक्रवात आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सिलेबस में चूंकि हमारे चक्रवात तो दिया गया है, लेकिन अब हमसे पूछा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताओ। तो ये तो चक्रवात की बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब लिखेंगे तो हमें उसी के कैरेक्टर को लिखना होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं अब इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लिखूं तो अब इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, चक्रवात को नहीं लिखना है हमें। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात के पॉइंट्स नहीं आएंगे, अब पर्टिकुलरली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पॉइंट आएंगे। क्या, तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मान के चलो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उष्णकटिबंधीय
चक्रवात। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो याद रखना 5 से 3.5 डिग्री के मध्य उत्पन्न। पहली बात, ये उत्पन्न कहां होते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, लेकिन 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कॉर्डियस बल शून्य होता है, और कॉर्डियस बल जहां पर प्रभावी नहीं होगा वहां पर हवाओं का जो है परिसंचरण, यानी कि वो आपकी डिफ्लेक्ट नहीं होंगी हवाएं। जब हवाएं डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी तो चक्रवात भी नहीं आएंगे। तो याद रखना, ये जो है 5 डिग्री से लेकर 3.5 डिग्री के मध्य में आपके निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे उत्पत्ति। पांच से 23.5 डिग्री के मध्य, कॉमा लगा दो। तो उत्पत्ति इनकी 5 से 23.5 डिग्री के मध्य होती है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है, ये जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनका जो निर्माण है वो केवल जलीय भाग पे होता है और संघनन की गुप्त ऊष्मा से होता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ये पॉइंट लिखनी चाहिए, केवल जलीय भाग पर और संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करने वाला आपके जो है कॉपी में ये पॉइंट देखेगा कि आपने बताया कि नहीं बताया कि 5 से 3.5 डिग्री है, आपने बताया कि जलीय भाग में केवल उत्पन्न होते हैं, आपने बताया कि संघनन की गुप्त ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी एनर्जी जो है ना वो संघनन की गुप्त ऊष्मा से, लेटेंट हीट से ही जिनको मिलती है। ठीक है बच्चों, फिर आपको अगला पॉइंट बताना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है। इनकी जो संरचना है, आकृति है, वो आपकी कैसी होती है? वी आकार की। ये वी शेप के चक्रवात होते हैं। ये कैसे होते हैं? आपके वी शेप के चक्रवात होते हैं, याद रखना। ठीक है, और याद रखना इनके केंद्र में जो है, जो आंख होती है, आई ऑफ साइक्लोन, वहां पे वर्षा नहीं होती। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में जो है वर्षा नहीं होती है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको ना भी लिखना चाहे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आकृति आप बता देना। अगली बात हम बता देंगे, इनकी जो है ना, ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये सर्वाधिक क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, और इन पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। मुख्य रूप से व्यापारिक पवनों का प्रभाव, ये व्यापारिक पवनों का इन पे क्या होता है? प्रभाव होता है। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और फिर लिख देना आप लोग क्या? उदाहरण। जैसे आप बताएंगे टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय क्या है? आपका चक्रवात है। ठीक है, या आप लिख देना कौन सा? हरिकेन। तो ये कुछ उदाहरण लिख जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल वे में आपने बता दिया, उत्पत्ति, कहां पर, कैसे, आकृति, इफेक्ट, इनका कौन सी पवनों का प्रभाव, चक्रवात पवनों का प्रभाव होगा, प्रभाव किसका है, और उदाहरण लिख दिया। और यही फॉर्मेट आपका शीतोष्ण चक्रवात में आ जाएगा। यही फॉर्मेट आपका किस में आ जाएगा? शीतोष्ण चक्रवात में आ जाएगा। तो 3 नंबर में आप शीतोष्ण चक्रवात भी लिख सकते हैं, 3 नंबर आप चक्रवात भी लिख सकते हैं। तो कितना इजी हो गई चीजें हमारे लिए। तो हमें थोड़ा सा, अगर हम बेसिकली अगर चैप्टर को नॉलेज जानते हैं या उसको समझते हैं, तो हम इसको 3 मार्कर को आसानी से लिख पाएंगे। बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो हमें ये अप्रोच को अपनाना होगा, और ये बिंदु हमें माइंड में रखने होंगे। यदि हम इन बिंदुओं को दिमाग में रखेंगे और उनको वहां पे बुलेट पॉइंट्स में लिख पाएंगे तो आसानी होगी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जो है आप लिखकर बता दो। देखो मैंने आपको लिखकर भी बता दिया कि कैसे हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? कंटेंट जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, और डायमेंशन के साथ होना चाहिए। तो इसे ही बोलेंगे हम लोग 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये भी अपना क्वेश्चन कवर किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नाम है क्रेटर। क्रेटर जो है, ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। अब ये कहां से आया है? तो ये ज्वालामुखी से आया है। ज्वालामुखी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक, जब संरचना का अध्ययन करते हैं ज्वालामुखी का, तो वहां पर हमें एक संरचना दिखाई देती है, क्रेटर। क्रेटर जो है आप देखें तो बेसिकली ज्वालामुखी के मध्य में एक नलिका होती है। यहां पर ये मैग्मा भरा होता है, और ये मैग्मा जब बाहर आता है विस्फोट के साथ, तो यहां पर एक छिद्र होता है, और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्लियर हो गया?
लेकिन अब देखो लिखने का तरीका कितना डिफरेंट है ना। चीजों को हम समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजों को समझने के बाद लिखना ये भी अपने आप में एक कला है। आप उसको लिख कैसे रहे हैं, उसको बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो देखेंगे सबसे पहले, अगर मैं आपसे क्रेटर की बात करूं तो सबसे पहले लिखना ज्वालामुखी की बाह्य संरचना। ये ज्वालामुखी की बाह्य संरचना होती है, ज्वालामुखी के बाहरी रूप से ये पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी की बाह्य संरचना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए, ये कैसी होती है, तो ये बच्चों एक गर्तपूर्ण, यानी इसमें एक गड्ढा होता है, गर्तपूर्ण प्याले नुमा, यानी कि ऊपर एक प्याले जैसी संरचना होती है और गर्तपूर्ण होती है। तो गर्तपूर्ण प्याले नुमा संरचना, ये ज्वालामुखी बाहरी रूप से पाई जाती है और गर्तपूर्ण प्यालेनुमा संरचना होती है। बात क्लियर है। उसके बाद बताएंगे स्थिति कहां पर होती है, तो ज्वालामुखी के शीर्ष पर। तो आप बताना, शीर्ष पर, इतने से काम चल जाएगा, ये शीर्ष पर स्थित होता है, तो ज्वालामुखी पर्वत के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, अगली बात बच्चों, इससे होता क्या है, मैग्मा का उद्भेदन होता है, तो इसी के माध्यम से क्या होता है, मैग्मा का उद्गार होता है। तो इसी जो है, अगर अपन बात करें क्रेटर से, तो मैग्मा का क्या होता है, उद्गार होता है। ये बात भी क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, उसके बाद इसके विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, अगर ये क्रेटर का विस्तार हो जाए तो क्या बन जाता है, कोल्डेरा। क्रेटर का ही विस्तार हो जाए तो क्या बन जाती है, कोल्डेरा बन जाता है, उसी का विस्तृत रूप। तो देखो कितने पॉइंट आसानी से कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगली बात अपन बात करें, अगर इसमें जल भर जाए तो क्या बनती है, क्रेटर झील बनती है। तो ये भी हमने एक और पॉइंट बता दिया। तो सारे पॉइंट हमने बड़ी आसानी से मेंशन यहां पर कर दिए। तो देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। क्रेटर की ज्वालामुखी की बाह्य संरचना होती है, ये कैसी होती है, तो गर्तपूर्ण और प्यालेनुमा जैसी होती है ना। ये कहां पर होती है, शीर्ष पर स्थित होती है। ये जो है इसका कार्य क्या है, तो मैग्मा का उद्गार होता है इसके माध्यम से, है ना। इसका विस्तार, जब इसका आकार बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं, और जब इसमें जल भर जाता है तो क्या बन जाती है, क्रेटर झील बन जाती है। तो हमने सारे पॉइंटों को एकदम उसके सीक्वेंस फॉर्म में व्यवस्थित कर दिए बच्चों। और यहां पर अब ये 3 मार्कर आप इसको लिखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको बहुत अच्छे नंबर यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक समझ होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो उसे हमें कैसे लिखना है। बात क्लियर है। ऐसे ही किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें यहां पर पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत सिंपल वे में इसको समझते रहना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला प्रश्न आता है अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में, चूंकि नदियों का टॉपिक दिया गया है तो नदियों से हमें बेसिकली बात पता होना चाहिए। पहले तो यही पता हो कि नदी क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि नदी क्या होती है तो आप बहुत सिंपल में बता सकते हैं कि एक विशाल जलराशि धरातल पर अपने ढाल के अनुसार, एक विशाल जलराशि धरातल पर अपने ढाल के अनुसार क्या होती है बच्चों, एक निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। एक निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। तो ऐसी जो है प्रवाहित जलराशि को हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। अब नदी 2 प्रकार की होती है, ये भाई बात आपको पता होना चाहिए कि नदी एक होती है आपकी क्रमवर्ती, एक होती है अक्रमवर्ती। अब क्रमवर्ती नदी क्या होती है, ऐसी नदी जो अपने ढाल का अनुसरण करती हैं, ऐसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करती हैं उन नदियों को हम क्या बोलते हैं, क्रमवर्ती नदी कहते हैं। और क्रमवर्ती नदी के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी होती है उसे बोलते हैं अनुवर्ती नदी। तो बस अब आपको बेसिक पता होगा तो आप लिख पाओगे। तो हमें पहली लाइन फिर क्या लिखना चाहिए, पहला बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमें लिखना चाहिए कि क्रमवर्ती नदी का प्रकार, ये जो अनुवर्ती नदी है ये क्रमवर्ती नदी का क्या है, प्रकार है। तो आप बताना, अनुवर्ती नदी अगर आपके सिलेबस में पूछी जाती है एग्जाम में तो आप बहुत बेसिकली तरीके से इसको बताइएगा। तो क्रमवर्ती नदी का प्रकार, ठीक है। तो क्रमवर्ती नदी का एक प्रकार होती है अनुवर्ती नदी। दूसरे नंबर पे
ये बच्चों जो अनुवर्ती नदी है ना, ये आप याद रखना अपनी ढाल के अनुसार प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आप बताना ढाल के अनुसार प्रवाहित। ठीक है, ये अपनी ढाल के अनुसार क्या होगी, प्रवाहित होगी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी होती है, यानी कि ये सबसे विशाल और सबसे मुख्य नदी होती है, इसलिए ये बात भी याद रखना, ये क्या होती है, क्षेत्र की मुख्य नदी होती है, ये अपने क्षेत्र की सबसे मुख्य नदी होती है, तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर अगली बात इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, ये जो आपकी अनुवर्ती नदी है, इसकी सहायक नदी को परवर्ती नदी कहते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सहायक नदी को क्या कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। इसकी सहायक नदी को क्या कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि इसकी सहायक नदी को क्या कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। और फिर आप क्या बता देना, उदाहरण जैसे गंगा, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, ये क्या है आपके एक प्रकार की, ठीक है, सिंधु। हालांकि देखो ये आपकी जो है ना अक्रमवर्ती नदियों में इनको रखते हैं, तो आप चाहे तो इनकी जगह ये भी लिख सकते हैं कृष्णा, गोदावरी, वो ज्यादा हमारा बेटर रहेगा, तो आप लिख देना कृष्णा है या गोदावरी है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण आ जाएगा हमारा सिंपल वे में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती नदी जो है, याद रखें आप लोग, देखो ये मान के चलो आपकी क्या है, ये अनुवर्ती नदी होगी, इसमें जो ऐड हो जाएंगी ये क्या हो गई, परवर्ती नदी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसकी एक सहायक नदी होती है, ये आपकी कौन सी होगी, बीच वाली मुख्य रूप से अनुवर्ती नदी। तो बहुत सिंपल है बच्चों, माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा जो है, हमारे सिलेबस में चूंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी दी गई है, यूनिट 10 में जब हम देखते हैं भूगर्भ शास्त्र, तो वहां पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी गई है, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी बहुत सारे प्रश्न हमसे बन सकते हैं। इनका भी मैं एक बहुत सिंपल फॉर्मेट आपको बताता हूं बच्चों, तो आप बड़ी आसानी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रस्ट हो गया या मेंटल हो गया, कोर हो गया। सिलेबस में चूंकि डायरेक्ट भी लिख दिया उन्होंने कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इनको आप जो है 3 मार्कर के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के सेशन में मैं आपको 3 मार्कर की अप्रोच पे काम करवा रहा हूं, 3 मार्कर आपको कैसे लिखने हैं, तो उन्हीं सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन मेंटल को आता है, मेंटल। तो याद रखना, हम हमेशा पहला पॉइंट क्या रखेंगे, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। तो मेंटल क्या है, तो मेंटल में आप बताना, ये एक मध्यवर्ती परत है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक मध्यवर्ती परत होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में लिखेंगे, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, ये पृथ्वी की एक मध्यवर्ती परत होती है। बहुत ही सिंपल वे में आपने बता दिया कि ये मध्यवर्ती परत है। अब आपको बताना चाहिए इसका एक्सटेंशन, विस्तार, कि अब ये पृथ्वी मध्यवर्ती परत तो है, कितने से कितने किलोमीटर तक है, ये बात भी तो हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों याद रखना, 200 किलोमीटर से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो 200 से 700, 700 से 2900, 200 से 700 का जो है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर मेंटल बोलते हैं, और 700 से 2900 में बोलते हैं उसको निचला मेंटल या लोअर मेंटल। क्लियर है बच्चों, तो याद रखना इसका जो विस्तार है, दो सौ से 2900 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, तो हमने विस्तार भी बता दिया। अब तीसरे नंबर पे हम बताएंगे क्या बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेंटल में मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों की दिखता होगी, तो यहां पर बताइए ना चट्टान कौन सी है, बेसाल्ट। तो यहां पर बेसाल्ट चट्टान की क्या होती है, दिखता होती है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आप जो इसमें बताएंगे मेंटल के बारे में, तो ये 2 प्रकार का होता है, ऊपरी और
निचला, तो आप बताना प्रकार में ऊपरी और निचला मेंटल, इतना लिख देना। प्रकार में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, दो प्रकार का होता है ये, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, अगर मैं पृथ्वी आंतरिक संरचना की बात करूं आपसे, तो आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो मेंटल होता है, तो याद रखना है इनके बीच में कुछ असंबद्धताएं भी पाई जाती है। इनके बीच में क्या पाई जाती है बच्चों? कुछ असंबद्धता, जैसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। असंबद्धता जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण का क्षेत्र होता है जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ उपस्थित होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक असंबद्धता होती है, इसको बोलते हैं कोनार्ड, एक होती है मोह, एक होती है रेप्टी। तो कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, फिर एक होती गुटेनबर्ग और एक होती लेहमन। ठीक है, ये असंबद्धता होती है और ये बारी बारी से सिस्टमेटिक वे में पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं, हमारी जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट, तो क्रस्ट भी दो भागों में डिवाइड होती है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में कौन सी पाई जाती है? कोनार्ड। फिर दूसरा हमारा आता है कौन सा? मेंटल, और मेंटल में भी आप देखें ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, लोअर मेंटल। तो याद रखना, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इनके बीच में एक असमता पाई जाएगी, इसका नाम है मोह। लेकिन अगर आप ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की पर्टिकुलर बात करें तो कौन सी पाई जाएगी? रेप्टी। तो याद रखना आप लोग, यहां पर हमें असमता कौन सी बतानी होगी? रेप्टी बतानी होगी। कौन सी बतानी होगी? रेप्टी। तो अगला पॉइंट आप इसमें बता देना, रेप्टी असंबद्धता। इसमें कौन सी असमता पाई जाती है? रेप्टी असमता पाई जाती है। तो मेंटल में हमें ये बात भी याद रखनी है कि इसमें रेप्टी क्या पाई जाती है? असमता। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका रासायनिक संगठन क्या है? तो आपको पता है सियाल का रासायनिक संगठन, क्रस्ट का रासायनिक संगठन होता है सियाल, और मेंटल का रासायनिक संगठन होता है सीमा। ठीक है, तो अगला पॉइंट बताएंगे, सीमा से निर्मित। सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि ये आपका सीमा से निर्मित होता है, तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर हमारा ये देखो मेंटल भी कितनी आसानी से आपने कवर कर दिया। और यही फॉर्मेट आपका चाहे तो अब आप देखो, इसी फॉर्मेट में आपको तीनों बता सकता हूं। ये तीनों ही फॉर्मेट जो है आप इसको सिंपल वे माइंड में रखना। एग्जाम में अगर आज पूछ ले, जैसे मान के चलो आपसे एग्जामिनर पूछ ले क्रस्ट, तो क्रस्ट में कुछ नहीं करना है, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत की जगह हटाकर आपको क्या करना है? बाह्यतम परत, क्योंकि सबसे ऊपरी परत है तो पृथ्वी की ऊपरी या बाह्यतम परत लिख देंगे क्रस्ट में। विस्तार, विस्तार आपको देखो क्रस्ट जो है वो लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक, तो 100 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि 100 से 200 में क्या आता है? आपका ध्रुव मंडल आता है। तो 0 से 100 किलोमीटर हो जाएगा हमारा क्रस्ट। फिर तीसरा पॉइंट, यहां पर बेसाल्ट चट्टान की दिखता है, वहां पर कौन सी होती है? ग्रेनाइट चट्टान की दिखता, तो क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टान की दिखता बता देंगे। प्रकार तो वही रहेगा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, तो प्रकार में भी कोई दिक्कत नहीं है। असंबद्धता बदल जाएगी, रेप्टी जगह कोनार्ड आ जाएगी, कोनार्ड लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सीमा की जगह क्या आ जाएगा? सियाल आ जाएगा, सियाल की दिक्कत होती है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मेट हो गया। सेम फॉर्मेट हम उसका जो है कोर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल वे में आपको ये चीजें समझनी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, चूंकि हमारे सिलेबस में यूनिट 10 में ही चट्टान का भी टॉपिक दिया गया है और वहां पर उन्होंने सीधा सीधा मेंशन किया है कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्री चट्टान। तो एक टॉपिक और मैं आपके सामने लेके आया हूं, चट्टान वाला। चट्टान के बारे में आपको जैसा कि पता ही होना चाहिए, चट्टान क्या होती है बच्चों? तो याद रखना, हमारे भूपरपटी पर कठोर एवं मुलायम जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या है? आपका चट्टान है। क्लियर हो गया? या हम कह सकते हैं कि खनिजों के समूह से निर्मित जो संरचना बनती है उसे चट्टान कहते हैं। तो खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भूपरपटी पर सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ जो कि धातुएं नहीं होती है, तो धातुओं को छोड़कर जो सभी भी जितने भी कठोर और मुलायम पदार्थ है वो सब चट्टान है। क्लियर हो गया?
तो बहुत सिंपल में यदि आपको चट्टानी लिखना पड़े तो आप बता सकते हैं भूपर्पटी पर कठोर और मुलायम पदार्थ, और एक और पॉइंट इसमें लिख देना खनिजों का समूह। तो इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं कि खनिजों का समूह होता है और आपका भूपर्पटी कठोर और मुलायम पदार्थ होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में क्या बताना चाहिए, प्रकार। चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मूल रूप से, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अच्छा, मुख्य रूप से इसमें लिख सकते हैं आप 24 प्रकार के खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें 8 विशेष प्रकार के होते हैं जो चट्टान निर्माता खनिज कहलाते हैं, लेकिन 24 प्रकार के खनिजों से चट्टान बनती है। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये 3 प्रकार की क्या होती है? आपकी चट्टान होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें क्या बता सकते हैं चट्टान के बारे में? तो चट्टान के बारे में उदाहरण लिख देना। उदाहरण जैसे बेसाल्ट है ना, जैसे कौन सी आपकी बेसाल्ट है, या चूना पत्थर है, ये चट्टान का ही तो उदाहरण है। तो बेसाल्ट हो गई जो आग्नेय चट्टान है, चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। एक पॉइंट में महत्व लिख देना। क्या लिख देना? महत्व लास्ट में। तो चट्टानों से क्या है? मृदा निर्माण और खनिज प्राप्ति। तो ये हमारा चट्टान का फॉर्मेट हो जाएगा बहुत सिंपल वे में, कि हम जो है चट्टान के बारे में बता सकते हैं कि भूपर्पटी कठोर मुलायम पदार्थ, खनिजों का समूह, 3 प्रकार की होती है। एग्जाम्पल लिख देना और उसका रिलेवेंस लिख देना, महत्व लिख देना। ठीक है, अब प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है, मान के चलो आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान अगर हमें लिखना पड़े तो फिर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? आग्नेय चट्टान हमको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, इसका भी एक तरीका है बहुत सिंपल वे में, जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब हमें आग्नेय चट्टान जब लिखनी होगी ना, तो हम पर्टिकुलर आग्नेय चट्टान के पॉइंटों को मेंशन करेंगे। ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात रहती है कि जब भी हम कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो हम उसी के बिंदुओं को लिखें। जैसे यहाँ पे दिया है हमारा क्वेश्चन आग्नेय चट्टान, ये प्रश्न हमारे सामने आ गया। ठीक है, और हमें यहाँ पे लिखना है इसको 3 मार्क करके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ध्यान से, आग्नेय चट्टान की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट तो आपको लिखना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा या मैग्मा के ठंडा होने से, है ना। तो पहला पॉइंट पे आप लिखेंगे ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, है ना। तो पहला पॉइंट तो सिंपल, या तो ये लिख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं। क्या ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप लिख सकते हैं मैग्मा उद्भेदन द्वारा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैग्मा उद्भेदन द्वारा या फिर ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। अगला पॉइंट आपको जो आना बताना पड़ेगा आपको, तो यहां पर हमने पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल में लिख दिया कि मैग्मा के उद्भेदन से ये आग्नेय चट्टान बनती है। दूसरा पॉइंट हमें लिखना चाहिए, जो आग्नेय चट्टान है बच्चों, ये आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बाह्य प्रकार में लिखेंगे, बाह्य और आंतरिक। ये बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बाह्य और आंतरिक। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए इसकी विशेषता। फिर हमें क्या बताना चाहिए? विशेषता। तो विशेषता में देखो, ये आपकी सर्वाधिक कठोर होती है, ये आपकी दानेदार होती है। तो कठोर होगी, दानेदार होगी, ठीक है, परत विहीन होती है, परत विहीन होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती। तो 2-3 विशेषता बता देना आप लोग कि कठोर होती है, दानेदार होती है और ये परत विहीन होती है। बच्चों, इनमें धातुओं की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो महत्व में क्या लिखेंगे? धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जो आग्नेय चट्टान से पाई जाती है, तो धातुओं की प्राप्ति आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका एक और महत्व आप लिख देना, ये क्रस्ट के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है इसका।
अगर हम बात करें हमारी जो भूपर पट्टी है उसका निर्माण जो है वो क्रस्ट का निर्माण जो वो आग्नेय चट्टान से हुआ है सबसे ज्यादा 95%। तो आप बता देना क्रस्ट निर्माण हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में किसका योगदान है बच्चों? आग्नेय चट्टान का है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और फिर एग्जांपल लिख देना, तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान की क्या एग्जांपल है? तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट आप इसके एग्जांपल भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कितना इजी हो गया हमारे लिए आग्नेय चट्टान भी लिखना कि आग्नेय चट्टान हमने बता दिया मैग्मा उद्भेदन द्वारा बनती है। ये बाह्य आंतरिक प्रकार की होती है, ये कठोर दानेदार परतविहीन होती है, ये धातुओं की प्राप्ति इसमें होती है ना। क्रस्ट के निर्माण में सबसे योगदान है और इसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ ले, ये देखो एक और प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है बेसाल्ट। अब बेसाल्ट लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे बेसाल्ट चट्टान के बारे में? तो देखो इसके भी 360 डिग्री एंगल पे यदि आप समझते हैं तो इसके बिंदुओं को लिख पाओगे आसानी से। अब देखो कितना आसान है, क्योंकि आग्नेय चट्टान दो प्रकार की मैंने बताया, बाह्य और आंतरिक। तो याद रखना जो बेसाल्ट होती है बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। तो हम सबसे पहला बिंदु क्या लिखेंगे? हम सबसे पहला बिंदु लिखेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या लिखेंगे इसमें? ये एक बाह्य आग्नेय चट्टान है, बाह्य आग्नेय चट्टान। पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों, ये एक बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप बताएंगे बेसाल्ट चट्टान के बारे में। तो बच्चों याद रखना आप लोग मैग्मा उद्भेदन, इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण मैग्मा के उद्भेदन से हुआ है। मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होकर जमेगा तो वास्तव में कौन सी चट्टान बनेगी? बेसाल्ट चट्टान बनेगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमें बताना चाहिए बच्चों, इसकी जो प्रकृति है ना ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि मैग्मा इसमें क्या होता है सिलिका की मात्रा कम होती है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है कौन सी? बेसाल्ट चट्टान। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये बेसाल्ट चट्टान आपकी कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। फिर अगला पॉइंट बताएंगे बेसाल्ट चट्टान का यदि अपक्षय पतन होता है तो कौन सी मृदा बनती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बताएंगे काली मृदा। तो ये पॉइंट भी आप लिख देंगे कि इससे काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इससे कौन सी मृदा बनती है? इससे ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यहां तक बात क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं इसका विस्तार। विस्तार तो याद रखना विस्तार इसका सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो भारत में बताए ना मालवा पठार या दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार या मालवा के पठार में ये सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टान हमें देखने को मिलती है। तो बहुत इजी वे में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा एक बात और बता सकते हैं बेसाल्ट चट्टान के बारे में। तो याद रखना आप लोग हमारी जो प्लेटें होती हैं तो ये तो याद रखना घनत्व इनका अधिक होता है। एक पॉइंट ये लिख सकते हैं इनका घनत्व सर्वाधिक होता है। और याद रखना महासागरीय प्लेटों का निर्माण, तो महासागर की जो प्लेट है वो बेसाल्ट चट्टान से बनी है। ठीक है, और घनत्व इनका सबसे ज्यादा होता है। तो देखो ये 360 डिग्री में आ गया पूरा का पूरा हमारा बेसाल्ट चट्टान। यानी हमने उसके इंट्रोडक्शन से लेकर हमने उसके सारे महत्वों को लेकर सारी विशेषताओं को लेकर कवर कर दिया। सबसे पहले बाह्य आग्नेय चट्टान होती है, कैसे बनती है? मैग्मा से बनती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है ना। काली मृदा का निर्माण होता है। कहाँ पाई जाती है? मालवा दक्कन पठार मूल रूप से मिलती है। घनत्व इनका सर्वाधिक होता है और महासागरीय प्लेटों का इनसे ही क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखो कितना आसान है। अब यही फॉर्मेट आप जो है आप किसमें अपना सकते हैं? ग्रेनाइट चट्टान में। अब यही फॉर्मेट आप ग्रेनाइट चट्टान में अपना सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। तो देखो कितना आसान हो गया, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को लिख पा रहे हैं बहुत सिंपल वे में। अगर मैं ग्रेनाइट चट्टान की बात करूं इसी फॉर्मेट से ग्रेनाइट चट्टान लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? तो देखो पहला पॉइंट मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे। बेसाल्ट चट्टान बाह्य आग्नेय चट्टान, इसमें क्या लिखेंगे? ये आपकी कैसी है? ये आंतरिक या पाताली प्रकार की चट्टान है, ये सबसे गहराई पाई जाती है। तो रखना पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे पाताली आग्नेय चट्टान। दूसरा पॉइंट सेम ही रहेगा, मैग्मा उद्भेदन से भी ये भी बनती है। तीसरा पॉइंट इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे अम्लीय प्रकृति की। इससे कौन सी मृदा बनती है? इससे लाल मृदा बनती है, लाल मृदा लिख देंगे। ठीक है, इसका विस्तार आप बता देना। तो आप बता देना पूरी तरह से प्रायद्वीपीय भारत में मूल रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, आंध्रा का पठार है ना, कर्नाटका वाले रीजन में इन क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में घनत्व, तो इनका इसका घनत्व क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, और इससे कौन सी प्लेट बनती है? इससे प्लेट बनती है कौन सी? आपकी महाद्वीपीय प्रकार की, जो हल्की प्लेट होती है। तो महाद्वीप प्रकार की प्लेट। तो यहां पर हमने सारे पॉइंटों को बड़ी आसानी से क्या कर दिया?
कवर कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और आया हमारे सिलेबस में, चूंकि ये डाइक ये आपने देखे होंगे, सिल है, लेकोलिथ है, बेतुलिथ है, फेकोलिथ है, ये सारे को इनका एक फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इन सभी क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइक जो है ना, डाइक सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए, डाइक के अंदर ये एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती है। दो प्रकार की बताई, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक में भी दो प्रकार की होती है, एक मध्यवर्ती और एक पाताली। यानी कि जो आंतरिक चट्टान होती है, आंतरिक क्लास के अंदर मैंने इनको बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन चूंकि हमें अभी यहाँ पर कोई पूरी तरह से पढ़ा नहीं रहे, केवल हम फॉर्मेट पे चर्चा कर रहे हैं, उनके कंटेंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो बस मैं आपको यही ये बताऊंगा कि आंतरिक जो है इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक मध्यवर्ती होती है और एक होती है आपकी कौन सी बच्चों, पाताली। जब मैग्मा दरारों में, मध्यवर्ती दरारों में जमकर ठंडा हो जाता है तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान बनती है, और जब मैग्मा सबसे गहराई में जाकर ठंडा होता है तो वो पाताली आग्नेय चट्टान बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट डाइक में क्या आना चाहिए, डाइक अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना चाहिए ये एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, मध्यवर्ती। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखना चाहिए डाइक के बारे में, क्योंकि इसका निर्माण भी किससे होगा, मैग्मा, तो मैग्मा द्वारा। इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, मैग्मा के द्वारा हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे डाइक जो है ना, डाइक की अगर मैं बात करूं तो डाइक जो है आपको कुछ इस प्रकार से स्तंभनुमा आकृति में बनते हैं। ठीक है, तो आप बताना दरारों के मध्य, जो दरारें होती हैं बीच बीच में, उनके मध्य में स्तंभनुमा संरचना, एक स्तंभ जैसी संरचना बनती है। तो स्तंभनुमा संरचना होती है, और इनका ढाल कैसा होता है, इनका ढाल तीव्र होता है। इनका ढाल कैसा होता है बच्चों, तीव्र होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर मेंशन करने हैं, बस ये पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करने हैं। तो कुल मिलाकर एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती है, मैग्मा के द्वारा इसका निर्माण होता है, दरारों के मध्य में स्तंभनुमा संरचना जैसी दिखाई देती है, और यहाँ पे छोटा सा आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, डाइक। इसे क्या बोलेंगे, डाइक। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हैं। सेम वही फॉर्मेट आपको बैतुलिथ में, सिल में, इनमें भी आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग, जिसमें हमारा अगला जो प्रश्न है वो आपका है विसर्प, अपक्षय। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अपक्षय। एक प्रश्न हमारे सामने आता है अपक्षय। अपक्षय की मैं बात करूं आपसे, तो अपक्षय जो है वो आपको याद रखना है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, अपक्षय और अपर्दन। आप देखें यूनिट 10 में, तो अपक्षय अपर्दन ये दो क्वेश्चन आपने जो है ये कहां से आए पहले तो ये पता होना चाहिए। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे भूसंचलन, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, भूसंचलन टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो है भूसंचलन में आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक को बोलते हैं अंतर्जात बल और एक को बोलते हैं बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल काम करते हैं, पृथ्वी के अंदर से जो बल काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल, और पृथ्वी के बाह्य भाग पर जो बल कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जात बल। क्लियर हो गया। तो ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है ना, ये दो रूपों में काम करता है, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन, और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम लोग, अनाच्छादन, डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन। एक्सोजेनेटिक फोर्स ये दो प्रकार से काम करता है, एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। वेदरिंग को बच्चों अपक्षय कहते हैं और इरोजन को अपर्दन कहते हैं, और इन दोनों के संयुक्त प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग, डेनुडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, यहां से ही सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखेंगे ध्यान से,
अगर मैं आपसे बात करूं तो अब यहां से हम अपच्य को लिखना है हमें, तो हमें ये तो पता चल गया कि अपच्य आया कहां से। अगर ये बात पता चल गई तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए अब लिखना अपच्य। जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर अपच्य में सबसे पहले आप देखो क्या लिखेंगे, अपच्य में आप लिखेंगे सबसे पहले, तो याद रखना सबसे पहले लिखना बहिर्जात बल का प्रकार, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बहिर्जात बल का प्रकार। ये बेसिक बात आपने लिखी, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा जब आप ये बात लिखेंगे। उसे पता होना चाहिए कि हमने इसको ये टॉपिक पढ़ा है, बेसिक कहां से ये आया है। क्योंकि सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसका बेसिक बात तो बताएंगे बच्चों। तो हमने बता दिया कि ये बहिर्जात बल का प्रकार है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, अब ये होता क्या है, तो आप बताना चट्टान का मूल स्थान पर विखंडन एवं वियोजन। चट्टान का मूल स्थान पर विखंडन एवं वियोजन, जब चट्टान अपने स्थान पर टूटकर गिर जाती है तो उस प्रक्रिया को अपच्य कहते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे चट्टान का मूल स्थान पर विखंडन और वियोजन। ये शब्दों का भी ध्यान रखें आप लोग, है ना, कि हमें शब्द जो है ना वो ज्योग्राफी के भी एकदम सटीक प्रयोग करने हैं, जो उसको हमारे आंसर राइटिंग को और सुंदर बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, और एग्जामिनर हमें नंबर देने के लिए ज्यादा प्रयास करेगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि चट्टान का मूल स्थान पर विखंडन और वियोजन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपच्य कहेंगे। कारण, अब अपच्य हुआ क्यों, कारण लिख देंगे, कारण तो लिख देना ताप, क्या लिख देंगे आप लोग, ताप, दाब, वर्षा। ये बहुत सारे फैक्टर है जो काम कर रहे हैं, तो ये कारण बता सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, वर्षा हो सकती है, प्रेशर हो सकता है। उसके बाद इसका प्रकार बता सकते हैं, प्रकार तो भौतिक होता है, रासायनिक होता है और जैविक होता है। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये इसका क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार आप बता सकते हैं, ठीक है। चूंकि स्पेस नहीं रही तो हम इसमें एक इसका महत्व ही बता सकते थे। इसका महत्व क्या है, मृदा निर्माण। लेकिन आप इतने पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल भी याद रखना है आपको कि बहिर्जात बल का प्रकार होता है, चट्टान मूल स्थान पर अपनी विखंडित और वियोजित होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो ताप हो सकता है, वर्षा हो सकती है, दाब हो सकता है। 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, फिर आज के सेशन में इतना ही रखता हूं। अगले सेशन में हम कुछ 3 मार्कर और बाकी 5 मार्करों पर भी चर्चा करेंगे। अगले सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको 5 मार्कर का एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बताने वाला हूं कि कैसे आप 5 मार्कर को भी इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके मिडिल पार्ट में क्या लिख सकते हैं, उसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। तो अगला सेशन हमारा 5 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।